स्टार्ट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपकी जर्नी शायद स्टार्ट हो गई। मैं ही पहला टीचर होऊंगा। हैं, आई एम द फर्स्ट एजुकेटर टू स्टार्ट योर जर्नी। क्या बोलते हो? बोलो। मैं ही पहला एजुकेटर हूं क्या May 24 के लिए, जिससे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, पहले भी हो चुकी है? जय श्री मई 2024 डायरेक्ट टैक्स, एंड अब चालू होगा इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अब ये चालू होगा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, कोई दिक्कत की बात? बोला नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। बिंदास रहो जिंदगी में। इनडायरेक्ट टैक्स से प्यार बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी। क्यों होता है? क्योंकि अप्रोक्स 70 के करीब का टॉपिक है। डायरेक्ट टैक्स से प्यार 2-3 लेक्चर के बाद होता है। क्यों? क्योंकि अप्रोक्स 130 आवर्स, अप्रोक्स, सब अप्रोक्स की बात कर रहे हैं, ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, देखो पांडे भाई, अभी अकाउंट्स का टीचर कहाँ से लेना है? मैं बेसिकली कभी किसी टीचर का पर्सनली, मैंने कभी प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लेता, क्योंकि सब मेरे लिए पूजनीय है। बट इफ यू वांट टू डिस्कस, यू गिव मी ऑप्शंस इन अ व्हाट्सएप, आई विल डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ध्यान रखना। पहले 3 टॉपिक, पहला जो इंट्रोडक्शन है टैक्सेशन का, वो इंट्रोडक्शन ही मेन होता है। व्हेन वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इट विल टेक 6 और 7 लेक्चर, जहां केवल आपको लिखना है। एक मोटा सा रजिस्टर बनवा लो, 3-4 कलर के पेन खरीद लो, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, ये 4 पेन खरीद लो, और टैक्स की क्लास को फुल ऑफ कलर रखो, फुल ऑफ जॉयनेस रखो, एकदम पूरा सतरंगी हिसाब से रखो। नोट्स को इतने प्यार से बनाओ कि जब रिवीजन करने के टाइम आए तो रिवीजन करने की ऐसी जरूरत ना पड़े, और करने का टाइम भी आए तो आपको लगे कि बस अभी पढ़ के उठे थे। जितना अच्छा आप प्रेजेंटेशन रखोगे उतना अच्छा। ठीक है भाई? तो May 24 डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स लेटर ऑन होगा, मैं बता दूंगा कब से होगा। ठीक, वीकली अभी 4 डेज क्लास होगी। 4 डेज स्टार्टिंग है ना, 4 दिन रखेंगे, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, 6 डेज कर लेंगे लेटर ऑन जाके। टाइमिंग 6 PM टू 7:45, क्योंकि मैं 1 घंटा 45 मिनट का ही लेक्चर लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है, बच्चों का दिमाग ब्लॉक हो जाता है। मतलब 1.5 से पौने 2 घंटे का लेक्चर होगा। जैसे वेब सीरीज चलती है ना, कोरियन वेब सीरीज जो होती है, वैसे कि आप हर वेब सीरीज के कितने एपिसोड होंगे, डायरेक्ट टैक्स में 70 के करीब एपिसोड होंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स में कल 40 से 45 एपिसोड होंगे। डिपेंड करता है कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको डेली क्लास पूछने की जरूरत नहीं है। अब 4 डेज जो क्लास है वो कैसे होगी, वो आपकी जो क्लास होगी वो अभी, आज वेडनेसडे था, मुझे स्टार्ट करना था, इसलिए मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, याद रखोगे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आपकी क्लास होगी। तो क्या आपको डेली डेली पूछने की जरूरत होगी? कोई पूछने की जरूरत होगी? बोला नहीं सर, कुछ पूछने की जरूरत है, दिमाग में सेट कर लो। 6 to 7:45, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर मुझे लगता है कि कोई इमरजेंसी हो गई है, उस इमरजेंसी के चक्कर में हो सकता है कि क्लास अगर कैंसिल भी होगी, तो डोंट वरी, मैं जैसे मैसेज भेजता हूं आपको मैसेज भेज दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं। तो अपना नोटबुक में लिख लीजिएगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आज वेडनेसडे है, अच्छे से, ठीक है? क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? बोले सर बिंदास स्टार्ट करो।
आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुद्दा है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट टैक्स। पहला क्वेश्चन तो मन में ये आएगा ना, व्हाट इज टैक्स, सो व्हाट इज टैक्स, टैक्स 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 टैक्स। सब अपने अपना ज्ञान देंगे भाई साहब, अपने को नहीं ज्ञान लेना है, एकदम सिंपल टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे अपने। इन सिंपल वर्ड्स, एकदम सिंपल, जो भाषा मुझे समझ में आए, इन सिंपल वर्ड, टैक्स इज नथिंग टैक्स इज नथिंग, कुछ भी नहीं है टैक्स, बट मनी। बट ये क्या है? पैसा 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 पैसा। मनी का मतलब कैश नहीं होता है। मनी जो आज तक तुम समझे रखे हो वो मनी नहीं होती है। मनी का मतलब तो कुछ और होता है। मनी मतलब होता है द फेस वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज। अगर आपकी जेब में एक करेंसी रुपया है, 100 का नोट, उसको रखो, अभी उसका वैल्यू कितना 100, उसको 4 फोल्ड कर दो फिर भी वैल्यू कितना 100, उसको 10 फोल्ड कर दो फिर भी वैल्यू कितना 100, ऐसे करके रास्ते में फेंक दो फिर भी 100, 5 साल बाद भी निकालोगे तो 100, 10 साल पहले भी उसका वैल्यू था 100। इन्फ्लेशन को हम पिक्चर में नहीं लेते। यानी कि मनी मींस जिसका फेस वैल्यू चेंज नहीं होता। दैट्स व्हाई द मनी इंक्लूड्स अ लीगल टेंडर। रुपया, द मनी इंक्लूड्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, मनी इंक्लूड्स द चेक, मनी इंक्लूड ड्राम डिमांड ड्राफ्ट, मनी इंक्लूड पे ऑर्डर। इनका वैल्यू, प्रॉमिसरी नोट, इनका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। तो मनी कैन बी एनीथिंग। तो टैक्स इज नथिंग बट मनी, दैट पीपल, मतलब मैं या आप, हैव टू पे, हमको देना पड़ता है। ये पैसे हमें देने पड़ते हैं। किसको? हैव टू पे। किसको? प्रभु किसको देना पड़ता है? टू गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इन सिंपल टर्म्स मनी इज नथिंग, सॉरी, इन सिंपल टर्म टैक्स इज नथिंग बट द मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। किस लिए? किस लिए? अब आपसे पूछा ना सर क्यों देते हैं हम पैसा, गवर्नमेंट को देना पड़ता है, कंपल्सरी है, ऐसा नहीं है तुम दो तो चलेगा, नहीं दो तो चलेगा। which is used to provide public service. Oh my God. यानी कि this is the amount which is collected by the government from you to use to provide public service. अगर आप पब्लिक सर्विस की बात करो तो भैया रोड बन रहा है, ब्रिज भी है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, ठीक है, आपका रेलवे है, आपका मेट्रो है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है, ये सारे के सारे, डिफेंस सेक्टर है, म्युनिसिपलिटी का सेक्टर है। दिस ऑल सेक्टर नीड मनी। द गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजीशन टू प्रिंट द मनी फ्रॉम द टैक्स। पोछा 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 पोछा, no, no. The government is collecting from all of you because you are using all this, and government is charging this to cover up all this expenditure, a huge amount of expenditure to give you a better public service. So everybody is using, say, I am a taxpayer, I am a taxpayer, I am a taxpayer. Dear friend, everybody is a taxpayer. Because in any case, might be some of you are paying the direct tax, but 99.99% persons in India is paying indirect taxation. So everybody is a taxpayer. ज्यादा गर्व मत करो, ज्यादा अपने आप पे फूलो मत। हर कोई टैक्स देता है, कोई डायरेक्ट देता है, सब कोई इनडायरेक्ट देते हैं। ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो टैक्स नहीं देता है। तो इन सिंपल वर्ड, टैक्स इज नथिंग, नथिंग बट मनी। क्या है? बट मनी that people have to pay to the government, which is used to provide the public service. Okay. अब मुद्दा इसमें दो आता है।
One is called direct tax. इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम सुना है? ये पूछ है नाम तो तुमने सुना ही होगा मेरा। ना ना ना, हमने नहीं सुना सर, हमने नहीं सुना। अरे नालायक को, अभी तो सुन लो। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओ ठीक, ओके सर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, टू टाइप ऑफ टैक्सेस, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डायरेक्टली, मणिशंकर का कॉलर पकड़ेगी, अरे मणिशंकर भैया टैक्स हो। इनडायरेक्ट का मतलब मणिशंकर भैया टैक्स देते रहेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा टैक्स देना पड़ रहा है। So direct is a very painful. Why? Because we are directly paying to the government. Directly, कोई इंटरमीडिएट नहीं, मैं और तुम, मतलब मैं और तुम मतलब सरकार। इनडायरेक्ट टैक्स में कई सारे इंटरमीडिएट रहते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है। आप सुबह से लेके अभी तक कितना इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट कर चुके हो आपको पता नहीं। अभी जब क्लास भी कर रहे हो ना, इसमें भी आप आईडीटी दे रहे हो, आप नेट का यूज कर रहे हो, और उस इंटरनेट सर्विस पे जीएसटी लग रहा है। वोडाफोन, एयरटेल, जियो आपसे जीएसटी चार्ज करेगा, पर आपको तो पता ही नहीं है ना। आपको तो ये पता है कि भैया हमको 800 रुपए देने होते हैं, ये पैकेज है, पर उस 800 रुपए के भीतर, 800 के भीतर जीएसटी तो लग रहा है, एंड यू आर पेइंग विदाउट एनी हिकअप। बट व्हेन द गवर्नमेंट इज आस्किंग टू पे डायरेक्ट टैक्स, आपके पसीने आ जाते हैं, आपके पसीने आ जाते हैं। ऐसे रोने लगते हो। आ जाओ। Which is used to provide public service, direct and indirect taxation। तो डायरेक्ट टैक्सेशन सिंपल है कि आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे रहे हो। मनी हो गया, नारायण हो गया, मैं हो गया, कृष्णा हो गया, वी आर पेइंग द पर्सन पेइंग टैक्स, the person paying the tax, the person paying tax to the government। मैं और आप किसको दे रहे हैं? हाँ सर, एजुकेशन में भी 18% मैं देता हूँ पांडे भाई, मैं 18% देता हूँ कोचिंग में। ऐसे स्कूल कॉलेज की बात छोड़ दो, ये सब प्राइवेट कोचिंग और सब में हम 18% देते हैं। द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, डायरेक्टली, एकदम डायरेक्टली। पेन, दर्द, 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 directly bears the incidence of tax। डायरेक्टली मुझे ही लगेगा। अच्छा, दूसरा, प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब मेरे दोस्त, द प्रोग्रेसिव इन नेचर मीन्स, एकदम सिंपल टर्मिनोलॉजी लो, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। मतलब मेरा टैक्स अलग, अभी का अलग, पांडे जी का अलग, नारायण का अलग, मनी का अलग, कृष्णा का अलग, सबका अलग अलग टैक्स रहेगा इनकम के हिसाब से। जैसे बढ़ेगी वैसे टैक्स भी बढ़ेगा, प्रोग्रेसिव इन नेचर। वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, रिग्रेसिव इन नेचर है। अब मान लीजिए ब्रिटानिया का बिस्किट खाएंगे, उनको जीएसटी 1 रुपया देना है, मैं भी खाऊंगा तो 1 रुपया देना, बताइए तो अन्याय है ना। उसकी कमाई कितनी, मेरी कमाई कितनी, बट इनडायरेक्ट टैक्स इज सेम फॉर एवरीवन। एवरीवन, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए इनडायरेक्ट टैक्स सेम होता है, इसलिए ये पेनफुल होता है। बट यहां पे क्या था, the person paying that to the government, the person paying the tax to the government directly bear the incidence of tax। मैं कमाऊंगा और मैं ही दूंगा डायरेक्टली। बट व्हेन आई से इनडायरेक्ट टैक्स, कैसे लिखेंगे? द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट, पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट, collect the same। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर,
एक प्रोडक्ट को बनाया और बेचा, तो HUL is liable to pay the tax to the government. HUL, Hindustan Unilever, is liable to pay the tax to the government, but the Hindustan Unilever is not going to pay out of his own pocket. Primarily, they are going to pay out of his own pocket. Then the incidence of duties pass on from wholesaler to retailer, retailer to consumer, retailer to consumer. The person paying the tax. So who is the person? Hindustan Unilever is paying the tax to the government. Ola is paying the tax to the government, but Ola recovered the money from you. The tax to the government collect the same from ultimate consumer. Who are the consumer? We poor fellow are the consumer. We are the consumer. Thus, incidence of tax is shifted to other person. HUL इस इंसिडेंस को क्या करता है? शिफ्ट कर देता है. होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू शिफ्टेड टू अदर person. And the most important thing, regressive in nature. लोग बोलेंगे सर सबके लिए सेम है, इसे तो रिग्रेसिव है. 1 रुपया जो कमाएगा उसको भी इतना ही देना, और जो करोड़ रुपया कमाएगा उसको भी इतना ही देना. गवर्नमेंट सेव फ्रॉम अल्टीमेट कंज्यूमर्स. अच्छा, पीडीएफ मिलेगा इसका. पीडीएफ क्या चीज का? अभी पंडा अभी भाई, हाँ बच्चा, क्या चीज का पीडीएफ बेटा? ये आज ये पांडा मार खाने के मूड में है मेरे हाथ से. ये मार खाएगा. अगर आजू बाजू में फेस टू फेस में होता तो अभी तक तो धो चुका होता मैं इसको. बोल क्या चीज का पीडीएफ चाहिए पांडा बाबू? तू बोले तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं, मुझे ही पीडीएफ प्रिंट आउट करके बना लो ना. या पीडीएफ मांग रहा है? क्या चीज का पीडीएफ दूं मैं तुमको, ये बताओ. अरे नोट्स का जो आप लिख, नहीं ये तुमको लिखना है, मुझे थोड़ा इसका भी पीडीएफ चाहिए. अरे प्रभु, सीए बनना है, मेहनत कर नालायक. ये जो मैं लिख रहा हूं ये तुम्हारे नोट्स बनाने के लिए, इसका मैं पीडीएफ दे दूं क्या? तब तो मैं पागल हूं. एक काम करता हूं, ये सारा पीडीएफ ले लो. ये देखो मैं, ये रख लो, सब कुछ ले लो. सारा पीडीएफ दे देता हूँ. क्लास में आने की जरूरत नहीं, आराम से देखो, सब क्लास में पढ़ाता हूँ ना. ये देखो इतना जो मैं लिखता, मैं भी तो अंडरलाइन मार्किंग कर ले सकता हूँ. इसका कुछ नहीं होगा रे भाई. ये तो मेरा भाई बहुत. पहला बात, खुद नोट्स बनाओ, अपने से बनाओ, अच्छे से बनाओ, क्लास में रहते रहते बनाओ, और ये सोच के बनाओ कि दोबारा मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे याद हो जाएगा. अभी समझ लो, अभी याद कर लो, डाउट हो तो पूछ लो. बट इस चक्कर में मत बना कि क्लास के आप फिर से रिवीजन करो. उस चक्कर में कभी जिंदगी में सीखोगे नहीं. सोचो यही मेरा क्लास है, यही मेरा रिवीजन है, यही मेरा सब कुछ है, फिर देखो मजा. माने पांडा भाई हम लोग को मिल गया इंटरटेनमेंट के लिए. वो कुछ ना कुछ अब समझ में आ गया, वो कुछ ना कुछ ऐसा पूछेगा जिससे इसको डांट सुननी है. पूछ बेटा पूछ, पूछ 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 पूछ. आगे बढ़े. आगे बढ़ो सर जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर जी. Love you. Any question to anyone? Okay. अब क्वेश्चन किसी को पूछना है, प्लीज रेस. When I say इनकम डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आपको क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स एक्ट 1961.
यानी कि पैदा 1961 में इनकम टैक्स हो गया था, ठीक है ना। मैं सर का, नहीं नहीं आराम से यार, यार तुम लोग मुझे हमेशा चाटो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कन्वर्सेशन रखना, मिस मत होना, मैसेज करते रहना, बदमाशी करते रहना। आई एम रेडी टू टॉलरेट ऑल ऑफ द बदमाशी, बट आई डोंट नीड ए साइलेंट किलर। चिल्लाओ क्लास में। ये इनकम टैक्स एक्ट पैदा कब हुआ? बोला सर फर्स्ट दिस वाज इंट्रोड्यूस इन 1961, 1961। सर अभी तो 2022 है। बताऊंगा। इसके साथ आपको पढ़ना है, यू हैव टू गॉन थ्रू विथ इनकम टैक्स रूल्स 1962, then you have to go with circular and notification. You must know what is circular and what is notification. Then you have to go with Supreme Court and High Court judgment. कहीं कहीं ये बहुत काम आएंगे कुछ एक चैप्टर में. And then last you have to go through with Finance Act 2023. अभी आपका जब 1 फरवरी 2023 को निर्मला जी ने जब फिनांस एक्ट चालू किया था, दैट इज अ 2023. ये फिनांस एक्ट आपके एग्जाम के लिए May 24 के लिए एप्लीकेबल. तो सर इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिनांस एक्ट 2023, इसके बीच में कुछ पॉइंट्स हैं. सर्कुलर जो होता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इश्यू करता है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम सीवीडीटी कहते हैं, सुप्रीम पावर, ठीक, सीवीडीटी. और नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है. सर्कुलर जो है वो बाइंडिंग ऑन असेसिंग ऑफिसर होता है, ठीक है. हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फिनांस एक्ट. चलो ठीक. इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड 2023, ये क्या चक्कर है? डांट देता हूं मैं, तो डांटूंगा और तुम क्वेश्चन पूछते रहना. यही तो फैमिली का मतलब क्या होता है, डांट, फटकार, प्यार, पुचकार, तभी तो फैमिली होती है ना. फैमिली का मतलब थोड़ी होता है कि तुम बोलोगे मैं सुनूंगा. तुमको बोलने का अधिकार है ना, तो मुझे भी बोलने का अधिकार है. तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें बोलूंगा. यही तो फैमिली होती है ना. आज से तुम फैमिली हो. अब जब इंटर पास कर जाओगे उसके बाद से हम हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, पर अब इंटर तक तो तुम मेरे साथ हो. चल, तो अब आपके मन में सोचो, हम जिस मकान, मान लो हम लोग मकान में रहते हैं, वो मकान दादाजी ने बनवाया था, पुराना मकान है, बहुत साल हो गए, आज भी तो उस मकान में रहते हैं. पापा क्या करते हैं, कभी कहीं से पानी गिरने लगता है, कहीं से दीवार टूट जाती है, कहीं से प्लास्टर उतर जाता है, कभी रंग होना रहता है, तो डेंटिंग पेंटिंग टाइम टू टाइम चलती रहती है. ठीक उसी तरीके का इनकम टैक्स की जो बिल्डिंग थी ना, दैट वाज इंट्रोड्यूस इन इनकम टैक्स एक्ट 1960. उस दिन बन गए सारे प्रोविजन बन गए. बट एवरी ईयर समय के अनुसार जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता है, तो दैट प्रोविजंस नीड सम डेंटिंग एंड पेंटिंग. तो इन ईच एंड एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी दिन के 11 बजे बजट पेश करता है, जिसे हम कहते हैं फिनांस एक्ट. पहले वो जो होता है वो फिनांस लॉ होता है. यानी कि पहले क्या होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर जी को कोई चीज लानी है तो वो क्या करेंगे, वो फाइनेंस मिनिस्टर को बोलेंगे. फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट करेंगे. उस ड्राफ्ट को क्या बोलेंगे, लॉ. उसको क्या बोलेंगे, लॉ. उस लॉ को वो क्या करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा में प्रेजेंट करेंगे. राज्यसभा लोकसभा प्रेजेंट करने का जो बन जाएगा वो एक्ट बन जाएगा, वन प्रेसिडेंट साइन कर देंगे. तो पहले क्या होता है, एक ड्राफ्ट बनता है, इसे हम कहते हैं लॉ. ठीक, ड्राफ्ट क्या होता है, फिर लोकसभा एंड राज्यसभा से पास होता है. लोकसभा राज्यसभा से पास होता है. फिर वहां पे क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं. और प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है. That means it is not within the within the ambit of the Narendra Modi ji to introduce everything directly. No, first the Narendra Modi sir is going to call Nirmala ji. Nirmala ji is going to prepare a draft,
and then the pass from Lok Sabha and Rajya Sabha, and the president is going to sign, then it's become act. तो फिनांस एक्ट पे चर्चा होती है. बजट सेशन आपने सुना होगा, अभी जो चला था बजट सेशन, इसके पहले भी मानसून सेशन था, उसके पहले फरवरी में क्या चला था, बजट सेशन. बजट सेशन का मतलब पहले निर्मला जी क्या करेंगे, ड्राफ्ट पेपर इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा. वो अलग बात है, हमारे पार्लियामेंट में सबका डिस्कशन होता नहीं है, क्योंकि उल जलूल चीजें ऐसे मुद्दे लेके आ जाते हैं हमारे ऑपोजिशन कि जिनको मेन चीजें जो देश सरकार के जो देश के लिए उस पर डिस्कशन नहीं होता है, पर अदानी अंबानी पे सारा डिस्कशन चलता है. ठीक है, अगर वो नहीं होते तो इम्प्लॉयमेंट क्या होता, हमारा देश कैसे तरक्की करता है, ये सब पता नहीं. बट वॉट एवर. तो फिनांस एक्ट, तो वो बजट सेशन होता है, वहां पे हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो इसके ऊपर पॉइंट आउट करे, जो हमारे पार्लियामेंट में कभी पॉइंट आउट होता ही नहीं है, जो आ गया वो आ गया. तो लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो एक्ट बन जाएगा. तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो फिनांस एक्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसमें एवरी ईयर ये क्या करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करके प्रोविजंस को चेंज करते हैं. तो उस प्रोविजन को चेंज, यानी कि वी आर गोइंग टू रीड इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद फिनांस एक्ट 2023 विद अमेंडमेंट. यही होता है अमेंडमेंट. आपने बोलते हैं अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, तो ये अमेंडमेंट हो गया. क्यों बोलते हैं अमेंडमेंट, क्योंकि एक्ट तो बना हुआ ही है ना, उस एक्ट के भीतर प्रोविजन को चेंज किया जा रहा है. अब ऐसे हम इसको पढ़ेंगे, पहले ये था अब ये नहीं होगा, तो वो हो गया एक्ट. तो हम जो पढ़ते हैं वो करंट पढ़ते हैं. अब समझ में आया दोनों चीज के भीतर का डिफरेंस. Every year when the finance minister came and introduced, that is the draft paper, that's a law, and then pass and then sign and then act. और this act is, क्योंकि बजट सेशन खत्म हो गया, आपका जो ड्राफ्ट पेपर तो साइन हो गया, सब कुछ हो गया. तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ेंगे, फिनांस एक्ट 2023. रीड विद 1960. मकान वही है, बस कुछ रूम में टेंटिंग पेंटिंग हो गई, कहीं दीवारें लग गई, कहीं अच्छा हो गया, कहीं एसी लग गया. ये सब फिनांस एक्ट की बातें हैं. अच्छा, ओके, बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है. फिर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या पढ़ना है सर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स. जीएसटी एंड कस्टम एक्ट. कस्टम एक्ट कहां पे, बेसिकली फाइनल में, और इंटर में भी सीएमए इंटर में है. सीएमए इंटर में जो है बड़ा छोटा सा है, मतलब 6-7 लेक्चर ही. पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था कस्टम, अब उन्होंने बहुत इजी कर दिया नए सिलेबस में. गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस ऑन 1st of July 2017. वन नेशन वन टैक्स. हो गई बात खत्म. तो अब आपको मेरे ख्याल से पिक्चर समझ में आ गई होगी कि हमें इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, इधर में अपने को जीएसटी पढ़ना है. अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी. तो डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का है, 50. इनडायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का है, 50. अच्छा, इधर 50 उधर 50, बट उसके लिए कितने मेहनत करनी है, 50 घंटे का कम, 50 घंटे. जितने घंटे में डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें हम पढ़ के 2 बार रिवीजन कर लेंगे जीएसटी. समझ गए चक्कर, माने जितने में डायरेक्ट टैक्स खत्म होगा उतने में हम जीएसटी को पढ़ भी लेंगे और रिवाइजन भी कर लेंगे. अच्छा, एनी क्वेश्चन ऑन दिस. अदिति, अगर क्लास में अभी चैट का ऑप्शन है तो कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, आप मुझे यहीं पे मैसेज व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं अदिति, टेंशन ना लो. अगर किसी का, ठीक है ना, अगर किसी का कोई भी हो तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हो. अगर किसी का चैट ऑप्शन है तो वो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. फिर भी मैं आज एक वीडियो अपलोड, एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा हाउ टू प्रोसीड, और ग्रुप में डाल दूंगा. तो आप चेक कर लेना कि क्लास को स्टार्ट कैसे करते हैं और बूट्स लाइव कैसे आता है. चैट ऑप्शन, कभी कभी किसी का चैट ऑप्शन आता नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो आ जाता है. मेरा भी कभी कभी नहीं आता है, मेरा तो 2-3 बार, अभी लास्ट में 1 महीने में 4-5 बार नहीं आया. बच्चों का आया, मेरा नहीं आया, मैं चैट चैट करते ही रह गया. अरे कुछ तो पूछ लो.
हम तो ना पूछेंगे सर जी, हम तो ना पूछेंगे सर जी। मत पूछो, मत पूछो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तुम कहा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। आ जाइए, देखिएगा। सेक्शन 1 2 3 4 5 6 आहा 7 8 9 10 आहा 11 12 13 आहा हा हा 13 A 13 B देन 14 आहा। क्या सुर है सर आपके। तो सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 then 11 12 13 13 A 13 वाह। ये क्या है सर। देखो बेटा, जब भी कोई चीज को स्टार्ट करोगे मेरे बंधु मेरे मित्र, तो हमेशा स्टार्ट तो ऐसे करते हो ना। नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है तुम्हारा। तो सामने वाला बोलेगा मेरा नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। ओ, यानी कि तुम सेक्शन 1 हो। सेक्शन 1 इज रिगार्डिंग व्हाट। सेक्शन 1 इज रिगार्डिंग नेम, एक्सटेंट, कहां तक हो, applicability. Always section 1 of every act is like this. Name, extent and applicability. नाम क्या है तुम्हारा, कहां तक फैले, एप्लीकेबिलिटी क्या है, यही हर एक्ट का सेक्शन 1 यही है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को छोड़ के कोई भी आप एक्ट पढ़ोगे तो आपके सर जो भी होंगे रिस्पेक्टेड सर आपको बोलेंगे सेक्शन 1 मुंह से निकाल देना, तुम भी वहीं पे गाना गाना नाम क्या है तुम्हारा। सेक्शन 2 भी हर एक एक्ट का यही होगा। क्या डेफिनेशन, डेफिनेशन। अब आप सोचेंगे सर इतना आपने सेक्शन लिख दिया। चलो, मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं कि इंट्रोडक्शन लेक्चर के खत्म होने के पहले, खत्म जिस दिन होगा उस दिन सारे के सारे सेक्शन आपके फिंगर टिप पे होंगे, ये मैं कसम खाता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खोल के याद करोगे ना, ये सब अपना क्लास में नहीं होता। याद करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं अपनी क्लास का। अपनी क्लास का कॉन्सेप्ट बस क्लास पे ध्यान दो। आपको सारे के सारे सेक्शंस सारे फिंगर टिप होंगे ऐसे, आई प्रॉमिस। सेक्शन मेरा स्टूडेंट मतलब वो सेक्शन का किंग होना चाहिए। मेरे स्टूडेंट से सेक्शन तुम रात को 2 बजे ही पूछ लोगे उठ के, तुमको सेक्शन बता देगा, प्रोविजन बता देगा, इतनी गारंटी है मेरी। तो शांति से भरोसा करो, ये जो मैं लिख रहा हूं इससे अच्छा तुम लिखना सीख जाओगे इंट्रोडक्शन के खत्म होने के पहले। खत्म होने के पहले मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि सिलेबस खत्म होने के पहले, मैंने क्या कहा, इंट्रोडक्शन के खत्म होने के पहले ये सारे सेक्शन आपकी मुट्ठी में होंगे। कहां तक सर, 1 से लेके 80 तक, 1 to 80 सेक्शन मेरी मुट्ठी में। हाँ, कर ले दुनिया मुट्ठी में मेरे दोस्त, आ जाओ। नेम, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 2 इज द डेफिनेशन, सेक्शन 3 इज द प्रीवियस ईयर। इसको हम लोग प्यार से P1 कहते हैं। सेक्शन 4 इज द चार्जेबिलिटी। सेक्शन 5 इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। सेक्शन 6 इंसिडेंस ऑफ टैक्स। सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस। 7 लिख लो फिर समझाऊंगा, डीम टू रिसीव। 8 डिविडेंड। 9 डीम टू अक्रू और अराइज।
Section 10 is all exempted income. This is for charitable trust. 11, 12, 13. This is provision for political parties. This is for electoral trust. 14 रुक जाओ, आप पहले ये लिख लो, 10 तक लिख लो. Section 1 name, extent and applicability. Section 2 definition. Section 3 PY. Section 4 chargeability. चार्जेबिलिटी मतलब कौन कौन सी इनकम होती है उसको चार्जेबिलिटी कहते हैं. ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ना, ये यहां से लेके यहां तक हम एक चैप्टर है जिसे हम कहते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस. तो वी विल कवर इंटायर रेसिडेंशियल स्टेटस में स्टार्ट करूंगा एंड वी विल कवर ऑल दिस सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9 ऑल वी कवर हियर. तो दिस नेम एक्सटेंड प्रीवियस एंड चार्जेबिलिटी, और यहां तक जाने के लिए इंट्रोडक्शंस के लिए हमें 7 लेक्चर 6 लेक्चर चाहिएगा. मैं अगर फिर से क्या कहने मैं बोलना भूल गया, अगर आपके फर्स्ट 6 लेक्चर या हो सकता है 7th लेक्चर अगर आपके स्ट्रॉन्ग है, अविनाश, कृष्णा, नारायण, ट्रस्ट मी, जिंदगी में पूरी जिंदगी में जब तक सांस है आपको टैक्स के प्रोविजन में दिक्कत नहीं होगी. प्रोविजन अमेंड होगी अलग बात है, बट जो टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन तो अमेंडमेंट में रेट में अमेंडमेंट होता है, बाकी कॉन्सेप्ट में तो अमेंडमेंट होंगे नहीं. आपका काम बस यही है, शुरू के जो लेक्चर इंट्रोडक्शन जिसे मैं कहता हूं उसको समझ लेना, क्योंकि ये जो 6-7 क्लास आप करोगे आने वाले 70 क्लास तक तुमको याद करोगे. अरे सर ये तो इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था, अरे सर इंट्रोडक्शन यानी कि टीजर और ट्रेलर है एक मूवी का. आपको सब कुछ लगेगा कि मेरा पढ़ा हुआ है, अगर यहां पे आपने फाकीबाजी की तो यू विल बी इन बिग ट्रबल. तो वी वेरी केयरफुल, कंसंट्रेशन करो, अपने आप पे भरोसा करो, अपनी एबिलिटी पे भरोसा करो, देन यू विल फाइंड एवरीथिंग डन इन द क्लास इटसेल्फ, एवरी सेक्शन ऑन अ फिंगर टिप, योर प्रोविजन इज इन योर माइंड. ठीक है, चले तो हो गई बात खत्म. देखो नेम एक्सटेंट एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 2 तक तो याद हो गया. 3 प्रीवियस ईयर, अभी बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्या होता है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. देन सेक्शन 4 चार्जेबिलिटी. Section 5 is the incidence of tax, residential status. Section 7 is a deemed to receive. Deem का मतलब मान रहे हैं, deem का मतलब मान रहे हैं. मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? जैसे हमारे कृष्णा भाई नहाए नहीं, आज तो पूरा दिन इन्होंने डियो लगा लगा के चला लिया, तो पर ये क्या सोच रहा है, नहाया नहीं हूं पर मान रहा हूं मैं नहाया हूं, डियो लगा के मान रहा हूं मैं नहाया हूं, एक्चुअली नहाया नहीं है. ठीक उसी तरह इनकम विच इज नॉट एक्चुअली रिसीव, मिला नहीं है फिर भी हम मान रहे हैं कि पैसे मिल गए हैं, दैट इज कॉल्ड डीम टू रिसीव. मिला नहीं फिर भी मान रहे हैं, ऐसा भी सिचुएशन है. सेक्शन 8 डिविडेंड इनकम, जो आपने सुना होगा अकाउंट्स में भी लॉ में भी. सेक्शन 9 डीम टू अक्रू, सेम किस मान रहे हैं, अक्रू हो रही है, इंडिया में हो नहीं रही पर मान रहे हैं. सेक्शन 10 इज अ वेरी पावरफुल सेक्शन, exempted income. All exempted income in the section 10, all exempted income, the income tax history is in section 10 को कवर करा. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 52, 55 तक चलता है. 10 सबसेक्शन 55 तक आपने उसमें से मैक्सिमम हटे हुए हैं, कुछ है कुछ नहीं है, कुछ रिलेटेड हो गए कुछ अमेंडेड हो गए. तो सेक्शन 10 केवल आपको एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में बताता है. 11, 12 एंड 13 इज अ ट्रस्ट, या फाइनल में पढ़ोगे, जहां से फाइनल में जाओगे तब ट्रस्ट के बारे में पढ़ोगे, फाइनल में पढ़ोगे. ऐसे ये दोनों भी फाइनल के लिए, पर मैं क्या करता हूं ना, मैं एग्जेम्प्टेड इनकम के साथ इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट देता हूं कि नॉलेज के लिए देता हूं. सेक्शन 14 बाद में बताऊंगा. ठीक, ये सेक्शन. अब स्टार्ट कैसे करेंगे ध्यान से देखना. पांडे भाई गुस्सा हो गए क्या भाई अपना, पांडे भाई? वन 423. ओके सर,
31 मार्च 2024 पीछे कर, हो जाए तो बता देना बेटा। हो जाए तुम बच्चा बता देना बेटा अभी। ओके, अच्छा ये कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जैसे 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024, एंड देन यहाँ पे स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024, this will be end on 31 March 2025. Okay. In accounts in class 11, in class 12, in your foundations accounts आपने सबने किया। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो आप लिखते थे पीएल अकाउंट फॉर 31st टिल फॉर द ईयर एंडिंग दिस 31 March 2022-23। when we write year ending 2022, that means financial year 21-22. when we write for the year ending 23, 31st March 23, that is the financial year 22-23. this is the fact. तो when I say कि 1 April to 31st March, that means an accounts, if I ask you, this is financial year 2023 and 24, 23 to 24 बोला yes sir, this is financial year ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फाइनेंशियल ईयर। ये ईयर में क्या करते हैं? स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, एंडिंग हुआ 31 मार्च को, बोला यस। इस ईयर में आपने पैसे कमाए, पैसा कमाए, इधर से कमाई की, उधर से कमाई की, इधर की उधर की। अप्रैल से आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मार्च तक आपने क्या क्या पैसे कमाए। इज इट पॉसिबल कि ऑन द 31 इटसेल्फ 31 मार्च इटसेल्फ 31 मार्च लास्ट डे को, क्या आपके लिए संभव है कि पूरे साल का बुक्स बना लो उस दिन रात को बैठ के, इनकम को कंप्यूट कर लो कितना कमाया और गवर्नमेंट को आप टैक्स दे दो? असंभव, पॉसिबल ही नहीं। मार्च खत्म होता है, महीने भर बाद का क्लाइंट फोन करता है कि सर आर्टिकल को भेजो, वाउचर उचर देखेगा। आर्टिकल आता है, ऑडिटिंग स्टार्ट होती है, ट्रायल बैलेंस बनता है, बुक्स अकाउंट होते हैं, फिर चार्टेड फाइनलाइजेशन करता है, बैलेंस शीट बनती है, साइन होती है, फिर जाके इनकम कंप्यूट होके सरकार को दिया जाता है। अच्छा, तो मैंने अपने आर्टिकल को भेजा, किसको भेजा सर? आर्टिकल को, मेरे क्लाइंट के। आर्टिकल यहाँ पे बैठा था, जिस पॉइंट में आर्टिकल यहाँ पे बैठा था, तो वहीं से माधुरी जा रही थी, नारायण मेरा आर्टिकल, नारायण यहाँ बैठा था, उधर से माधुरी जा रही थी। माधुरी पूछा भैया आप क्या कर रहे हो? किसको भैया बोली? आपको नहीं बताऊंगा। फिर कृष्णा मिला, कृष्णा को पूछा भैया आप क्या कर रहे हो? कृष्णा ने कहा कि मैं इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं। अच्छा, अभी तो मान लो ये जुलाई, मान लो ये अक्टूबर, मान लीजिए, लिखना मत, जुलाई। तो और ये जुलाई है, आपने यहाँ पे पूछा, माधुरी ने यहाँ पे पूछा, तो कृष्णा ने कहा कि माधुरी मैं अभी की इनकम कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं अपने क्लाइंट की, मैं तो पिछले साल की इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं। अभी तो जुलाई अगस्त सितंबर चल रहा है, अभी तो इनकम का पता ही नहीं है। मैं तो कौन से साल की इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं? लास्ट ईयर की। तो राइट नाउ इन द मंथ ऑफ जुलाई हियर यू आर कैलकुलेटिंग द इनकम ऑफ द लास्ट ईयर। दिस लास्ट ईयर इज नोन एज
प्रीवियस ईयर। यहाँ के लिए तो प्रीवियस ईयर हो गया ना, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम अक्रू। सिंपल, द ईयर इन विच इनकम अक्रू, वो साल जिस साल इनकम अक्रू हुई वो प्रीवियस ईयर हो गया आपका। और आप पिछले साल की इनकम पे आप इस साल कंप्यूट कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड assessment year. This year you are calculating the income of the last year, that is called AY. AY is 2024 and 25. Understood? तो AY का मतलब क्या हुआ? The year in which income assess, जिस साल आप इनकम को असेस करते हो उस साल को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। जिस साल आप इनकम को असेस करते हो उस साल को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो करंट ईयर, दिस ईयर वी आर कैलकुलेटिंग इनकम ऑफ व्हिच ईयर? द लास्ट ईयर। सर लास्ट ईयर वी आर कैलकुलेटिंग द इनकम ऑफ द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। दैट मींस इन अकाउंट्स योर फाइनेंशियल ईयर is in income tax is a previous year. Why previous year? Because you are computing the income in the next year. In the next year क्या बोलोगे? मैं पिछले साल की इनकम का कैलकुलेट कर रहा हूं मालिक, तो प्रीवियस ईयर हो गया ना। तो प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम अक्रू। तो यही है सेक्शन 10। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम अक्रू। क्या प्रीवियस ईयर में टैक्स देना है? नहीं सर, इनकम विल बी असेस्ड इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल। दैट नेक्स्ट ईयर इज नोन एज असेसमेंट ईयर। तो अभी हमारे फाइनेंस एक्ट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्या है? 23 है, तो दिस इज 23 24, असेसमेंट ईयर 24 25। कब से स्टार्ट हुआ प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड ऑन 31 मार्च। असेसमेंट स्टार्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस दिन प्रीवियस ईयर खत्म होगा उस दिन, और एंड ऑन 31 में। कोई डाउट? सर तो क्या ये आपका एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कहा। अब मेरा क्वेश्चन है सर, क्या नेक्स्ट ईयर में वी आर गोइंग टू असेस द इनकम, करंट ईयर का इनकम नेक्स्ट ईयर में? बोले यस। तो इंटायर ईयर इज अवेलेबल? नो मेरा भाई, नो। ऐसा नहीं कि पूरा साल मिलेगा। सर्टेन टाइम फ्रेम, देयर टू टाइम इज गिवन, दो टाइम दिया गया। वन इज कॉल्ड 31st of July and second one is called 31st of October. There are two time, या तो जुलाई और अक्टूबर। Okay, in these two date you have to furnish return of income, ROI सुना होगा, ITI। You have to furnish return of income under section 139 subsection 1, यानी कि ROI का ड्यू डेट है। ड्यू डेट है ये, इस डेट के पहले आपको डिपार्टमेंट को रिटर्न जमा करना पड़ेगा, आरओआई जमा करना पड़ेगा। तो आरओआई तो जब ही जमा करोगे ना जब आप अपना इनकम कैलकुलेट कर लोगे, टैक्स का पेमेंट कर दोगे, तभी आप रिटर्न ऑफ इनकम जमा कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। देन क्वेश्चन है, व्हाई टू डेट? दैट अक्टूबर इज फॉर कंपनी, एवरी कंपनी इन इंडिया हैव a date of October, or any SSC whose books of accounts being audited। इंडिया में जितनी भी कंपनी है और ऐसा कोई भी एसएससी जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होगा उसका है अक्टूबर। क्या है? अक्टूबर। उसका क्या है डेट? अक्टूबर। क्या डेट है? अक्टूबर। और जुलाई एनी अदर, मेरे जैसे लोगों के लिए क्या है? जुलाई। तो दो डेट देने का सेंस क्यों? क्योंकि कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेवी होता है, जिसका ऑडिट होगा उसको टाइम चाहिए, तो जिसको टाइम चाहिए तो उसके लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का मतलब आपकी इनकम कंप्यूट करके असेसमेंट करके पेमेंट ऑफ टैक्स का डेट हो जाता है 31 अक्टूबर। बाकी उनको छोड़ के छोटे मोटे लोगों को मिलेगा जुलाई। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, सर
एक बात बताओ, मैंने कहा बोलो, अच्छा पूछ लो, बताओ नहीं, पूछ लो। इफ fails to file return of income, that is called ROI, return of income, on or before due date as specified under section 139(1). What is the due date? September, October. If SSC fails to file the return of income on or before the due date as specified, तब क्या होगा? तब होगा भाई साहब को देना पड़ेगा फाइन अंडर सेक्शन 234(F) और देना पड़ेगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234(A। वाह, फाइन ₹500, 5000 फिक्स है, फिक्स है सबके लिए 5000। बट इफ टैक्सेबल इनकम, अगर आपका टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख, यानी कि जिनका इनकम बहुत कम है कि 5 लाख तक इंडिया में टैक्स नहीं लगता है, देन ₹1000, तो अच्छे लोगों को कवर कर दिया गया है। इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, पार्ट ऑफ मंथ नियरली 12% हो गया। पार्ट ऑफ मंथ का मतलब होता है एक महीना, एक दिन का भी डिले होगा तो दो महीना, 2 महीना 4 दिन मतलब 3 महीना, 3 महीना 10 दिन मतलब 4 महीना, माने एक दिन भी एक्स्ट्रा हुआ तो वो महीने में काउंट हो जाएगा। तो इसका मतलब इफ यू फेल्स टू फाइल द रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट as specified at section 139(1), then you are liable to pay fine 234(F), F for fine, and 234(A) interest under it। ये तो आपको रिटर्न फाइल अगर नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा, then you have to pay। So assessment here is the biggest thing। पूरे के पूरे पिक्चर को देखो तो असेसमेंट ईयर सब कुछ है, प्रीवियस ईयर में तो कुछ है ही नहीं। प्रीवियस ईयर में केवल कमाओ कमाओ कमाओ, कहते हैं ना, मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, आगे जिंदगी बहुत अच्छी है। तो वही अभी इस साल आपको खाली कमाना है, आगे जाके आपको टैक्स देना है। तो प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम अक्रू, नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू फाइल कंप्यूट द इनकम, pay the tax, then file the return of income. If fails to file, then you have to pay interest and fine, everything in the next year। तो इस साल आप शांति से बैठे हुए, यहां तक कोई डाउट है? ओम, कोई डाउट है? यार डाउट ही नहीं पूछते हो तुम लोग, तो ये गलत बात है यार, ये बहुत गलत बात है दोस्त। मजा आ रहा है? मैं तुमको टैक्स में ही क्या बना के छोड़ूंगा तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, समझे? हीरो से भी बड़ा हीरो बना के भेजूंगा।
याद रखना। कुछ नहीं पूछ रहे, ठीक है। अविनाश, अपने को क्या करना है, प्रीवियस ईयर में द ईयर इन विच इनकम अक्रू, इस साल की इनकम पे हम कब टैक्स देंगे, अगले साल। तो टैक्स हम कैसे देते हैं, पहले इनकम को कंप्यूट करते हैं, इनकम को कंप्यूट करने के बाद उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करके हम सरकार को जमा देते हैं डायरेक्ट टैक्स, और फिर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, आरओआई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसे हम लोग आईटीआर कहते हैं। रिटर्न फाइल करने का 2 डेट दिया गवर्नमेंट ने, एक 31 जुलाई दिया और एक 31 अक्टूबर दिया। अक्टूबर कौन फाइल करेगा, जितनी भी कंपनी है इंडिया में, या फिर कोई भी एसएससी, चाहे तुम भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, कृष्णा भी हो सकता है, जिनका बुक्स ऑडिट होगा उनके लिए अक्टूबर, और बाकी लोगों के लिए जुलाई। तो ये डेट का मतलब इस डेट के पहले रिटर्न फाइल करना है, ड्यू डेट यही है। और रिटर्न फाइल कब कर सकोगे, जब अपनी इनकम को कैलकुलेट करोगे। बिना इनकम कंप्यूट के, बिना टैक्स दिए तो रिटर्न फाइल नहीं होगा। माने कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया कि आपको इस 2 डेट, जैसे जिसके लिए जो एप्लीकेबल, उसके पहले आपको सारे काम कर लेने पड़ेंगे और रिटर्न जमा कर देना पड़ेगा। अब आपके मन में आएगा, सर नहीं किया तो, नहीं किया तो फाइन देना पड़ेगा सरकार को 5,000 रुपए का। 5,000 का फाइन के साथ एक नया रिटर्न फाइल, जिसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। बाद में बर्थडे के बाद अपने विश करते हो बिलेटेड, ठीक उसी तरीके से ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करो तो बिलेटेड हो जाएगा। इंटरेस्ट हो जाएगा 234A में, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, और ए पार्ट ऑफ द मंथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये सब आगे आएंगे, आगे है। ये तो एक पिक्चर खड़ी कर दिया, ऐसा ऐसा होता है तो रिटर्न। और बोलो, अब मुद्दा है प्रीवियस ईयर में क्या करेंगे, सब कुछ तो नेक्स्ट ईयर करना है। नहीं दोस्त, अभी तो असली मजा भी है। मेरे चार्टर्ड ने मुझे फोन किया, मैंने कहा बोलिए सर। बोला सर 23-24 में आपको अपनी कितनी इनकम लगती है। बोला सर जितना पिछले साल कमाए थे वही 50-60-70 लाख। भाई एक बोल ना, 50-60-70, 10-10 लाख का जंप कर रहे हो तुम तो, ऐसे थोड़ी होता। 50-60-70 कमाए तो पता है ना आपको। बोला हाँ। तो जो पिछले साल कमाए इस बार, बोला हाँ उससे बढ़ के कमाएंगे 10%। तो कितना कमा लेंगे। बोला 55-56-66-77। अरे बावले आदमी, कोई एक ना पिछले साल कितना कमाए तो उसी के हिसाब से बोलिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, पिछले साल 80 लाख कमाए थे, तो मोटा मोटी आप 10 लाख, 10% और ज्यादा कमाएंगे। बोला हाँ। तो जो आपको तो ये पता है, ईयर स्टार्ट हो रहा है, आपने पिछला क्या कमाया आपको पता था, आप इस साल भी क्या कमाएंगे, एक एस्टिमेशन आपने कर लिया। बोला कर लिया। तो जब आपने एस्टिमेशन कर लिया तो एस्टिमेटेड टैक्स भी निकाल लो कि आपका इस साल क्या टैक्स हो सकता है। एस्टिमेटेड मतलब क्या, करंट ईयर में, मतलब 23-24 में, अप्रैल के महीने में, जब अप्रैल स्टार्ट होना, अप्रैल 23, तो उसी समय अपना एक एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट कर लो, एस्टिमेटेड टैक्सेबिलिटी। और कैसे करते हैं लोग, इसी को बजट कहते हैं ना, पिछले साल इतना कमा, इस साल इतना कमा सकते हैं, तो एस्टिमेटेड टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करो। मैंने कहा मैं कर लिया। मोर देन इक्वल टू 10,000 है। बोला हाँ सर 10,000 क्या, 10 लाख रुपया है। 10 लाख रुपीज आपका एस्टिमेटेड टैक्स होता। हाँ इतना ही सोचा होता सर, हो सकता है बढ़ भी जाए, ज्यादा देना पड़े। तो क्या आप क्यों चिल्ला रहे हो, हमको तो अगले साल देना है ना। नहीं बेटा, अब पिक्चर में कहानी है, ध्यान से देखो। तब डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपका एस्टिमेटेड टैक्स लिएबिलिटी 10,000 मोर देन 10,000, वो तो है ही सर। फंस गए रे बेटा फंस गए तुम, फंस गए रे बच्चा फंस गए। ये क्या है। तब आप अगले साल का इंतजार नहीं करोगे, आप नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करोगे, आप अगले साल का इंतजार नहीं करोगे, आप इस साल ही थोड़ा थोड़ा टैक्स दोगे। कब दोगे, 15/6, 15/9, 15/12 and 15/3. That means 15/6/23, 15/9/23, 15 December 23 and 15/3 2024 को you are going to pay some amount of tax. That's why the name is advance tax. सुना होगा advance tax. क्यों इसका नाम एडवांस है। इन जनरल you are going to pay the tax in the next year. This is a fundamental principle. This is a fundamental principle. So you are going to pay the tax in the next year. बोला yes sir. Then the question arises estimated tax, but there is a twist.
इफ योर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, जो तुम एस्टिमेट करो, बजट बना रहे हो, अगर मोर देन इक्वल टू 10,000 है, तो यू हैव टू पे द टैक्स इन द करंट ईयर इटसेल्फ. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट मेरे दोस्त, इट इज नोन एज व्हाट मेरे दोस्त, दिस इज नोन एज एडवांस टैक्स. डेट याद हो गई? बोला अभी याद करा दूंगा. कैसे याद होगी सर? 15/6, 15/9, 15/12, 15/3, 15/6, 15/9, 15/12, 15/3, 15/6, 15/9, 15/12, 15/3, 15/6, 15/9, 15/12, 15/3, 15/6, 15/9, 15/12, 15/3, हर क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर. तो ये तो डेट याद हो गया सर. देंगे कैसे? फर्स्ट क्वार्टर में यू आर गोइंग टू पे 15%, in the next quarter you are paying 45, this is 75 and this is 100. ये सारी चीजें कहां लिखी गई है? सेक्शन 207 से लेके 218 में है. इतना कुछ नहीं पढ़ना, खाली आपसे इंस्टीट्यूट पूछेगा व्हाट इज एडवांस टैक्स, तो आप बोलोगे इन जनरल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर. ओके, but if the estimated tax liability of current year is 10,000 and more than 10,000, the assessor is liable to pay the tax in the current year itself. The due date of payment is 15/6, 15/9, 15/12, 15/3, 15/6, 15/9, 15/12, 15/3. How you are going to pay? 15, 45, 75, 100, 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा. 15, 45, 75, 100, 15, 45. इंग्लिश में बोलोगे तो कैसे बोलना पड़ेगा? 15, 45, 75, 100. 15, 45, 75, 100. पर यहां पे कितना बोलना पड़ेगा? 15, 45, 75, 100. तो हिंदी में क्या बोलोगे? 15, 45, 75, 100. 15, 45, 75, 100. 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा. ये भाई अविनाश, तुम क्या पूछ रहे हो? ये परसेंटेज लिखना है तो मैं किस लिए लिखा रहा हूं? अगर आप ये परसेंटेज लिखोगे नहीं एडवांस टैक्स का, तो आप याद कैसे रखोगे कि एडवांस टैक्स का ड्यू डेट क्या है? याद कैसे रखोगे? हैं? आगे बढ़े. आया बात समझ अविनाश? अगर आप टैक्स नेक्स्ट ईयर में देने वाले थे और अब आपको इनकम टैक्स, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है अविनाश, जहां पे अगर आपको लगता है कि इस साल मुझे 10,000 टन, मोर देन 10,000 से ज्यादा टैक्स देना है, तो आपको इसी साल थोड़ा थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा. थोड़ा थोड़ा. ये थोड़ा थोड़ा क्या है? ये थोड़ा थोड़ा फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर. कैसे? 15, 45, 75, 100. पर ध्यान से तुम देखो तो फर्स्ट यू पे द 15, तो यहां पे एक्चुअली तुम्हें 30% ही देना है. 15 प्लस 30, 45. यहाँ पे भी आपको 30% ही एग्जैक्टली देना है. यहाँ पे आपको 25 देना. आ गया 30, 30, 60, 75 ने 15. ये तो क्यूमुलेटिव है ना. क्यूमुलेटिव होगा तो ऐसे रेट रहेगा, पर एग्जैक्टली अगर आपने 15,000 दे दिया, तो अब आपको 30% देना. 30 प्लस 15, 45 हो गया. देन इस तरीके से ये बात आगे बढ़ेगी. तो व्हाट इज द एडवांस टैक्स? हिंदी में बता देता हूं. इन जनरल करंट ईयर की इनकम के ऊपर नेक्स्ट ईयर में अपने को टैक्स देना होता है. नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल आपको टैक्स देना होता है. बोला ओके. पर अगर आपको लगता है, अगर अगर आपको लगता है कि करंट ईयर में आपका टैक्स एस्टिमेटेड टैक्स, एस्टिमेट क्योंकि सब कुछ बजट है, एस्टिमेटेड आपकी जो टैक्स है वो 10,000 और मोर देन 10,000 के ऊपर चली जाएगी, तो आप करंट ईयर में ही आपको टैक्स देना पड़ेगा. कितना? 15, 45, 75, 100. करंट ईयर में आपको टैक्स देना होगा. इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एडवांस. क्यों एडवांस पड़ा? क्योंकि आप तो अगले साल देने वाले थे, पर आप किसी सिचुएशन के कारण इस साल ही देना है आपको, इसलिए एडवांस टैक्स है. ठीक है ना?
एडवांस टैक्स का ड्यू डेट भी गवर्नमेंट ने दे दिया, फिर 15/6, 15/9, 15/12, 15 परसेंटेज भी बता दिया, 40, 15, 45, 75, 100। अच्छा, अब मन में, हाँ मैं आ रहा हूँ, शक्कर वहीं आ रहा हूँ। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने एस्टिमेशन किया था 50,000 और हमने एडवांस टैक्स 50,000 दे दिया, नेक्स्ट ईयर में एक्चुअली 30,000 ही हुआ मेरा, तब क्या होगा? वो जो एक्स्ट्रा आपने 20,000 दिया ना, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। अब आपके मन में फिर आएगा, क्या सर रिफंड मिलता है क्या? आजकल 72 आवर्स या 1 वीक के भीतर रिफंड आ जाता है। पहले 2-2 साल में नहीं आता था। अभी इन द लास्ट, अब इन दिस करंट गवर्नमेंट टेन्योर, अगर कहीं तो ऐसा भी हो रहा है क्लाइंट का, उसने रिटर्न फाइल किया 2 बजे, उसको शाम को 7 बजे रिफंड का नोटिफिकेशन आ गया, आपका रिफंड हो गया, असेसमेंट हो गया, रिफंड हो गया। सब चेंज हो रहे हैं बेटा, पुराना जमाना नहीं रहा। तो रिफंड जो मांगोगे वो क्लेम करोगे, तुरंत आपके अकाउंट में 7 दिन के भीतर आपके अकाउंट में आ जाता है। आप बोलो पंडे भाई, कोई दिक्कत है तो बोल बेटा, एकदम बिंदास बोल। क्या मन में जो शंका है बोल, मैं फोन कर लू? हाँ बच्चा, फोन पे बात करना है तो सब है, या कोई डाउट है तो पूछ। और मैं डाइट की गुंजाइश नहीं रखता हूं, मैं एकदम सिंपलीफाइड तरीका है। मैं तुम्हें इनकम टैक्स का सेंस बता रहा हूँ, ये इनकम टैक्स ऐसे होता है, हम क्यों प्रीवियस ईयर क्यों असेसमेंट ईयर कैलकुलेट करते हैं, क्या पूरा साल मिलता है, नहीं रिटर्न जो रियल लाइफ है, दिस ये जो चार्ट बना ये रियल लाइफ का चार्ट है। आप अपने पापा से भी पूछोगे तो उनके पास अगर उनका इनकम ज्यादा है तो देखना उनके पास मैसेज आता है, एडवांस टैक्स का ड्यू डेट आ गया, आप अपने एडवांस टैक्स का पेमेंट करिए, नहीं तो इंटरेस्ट लग जाएगा। पक्का ना? ठीक है। अब फिर अब पांडा पूछेगा कि सर मैंने टैक्स नहीं दिया, if fails to if fails to if fails to if fails to pay एडवांस टैक्स, ये भी तो मन में आएगा ना, एडवांस टैक्स, तब क्या होगा? अगर आप फेल कर जाते हो तो क्या होगा? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C, चेंज समझ रहे हो दोस्त? ओ माय गॉड, पापा एडवोकेट इनकम टैक्स के, तब तो तुम्हारी धुलाई कराऊंगा पापा से, अंकल से ही बात करूंगा। अब तुम पापा से भी थोड़ा थोड़ा टक्कर लेना, अभी मत लेना। 2 महीने बाद पापा के संग बैठ के इनकम टैक्स की बातें करना, आई प्रॉमिस कि तुम्हारी नॉलेज सुन के पापा का दिल खुश हो जाएगा, आई बेट। क्योंकि मैं इनकम टैक्स इन सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूँ कि ये छोटा छोटा, मैं उसके भीतर की सारी बातें बताता हूँ, शब्दों के ज्ञान को बताऊंगा तुमको कि देखो इस शब्द का मतलब क्या है। तो तुम तो लाइव बन गई, तुम तो एकदम पापा के संग मस्त डिबेट करोगे थोड़े दिन बाद। गुड बेटा गुड। और हमसे कोई गलती हो तो हमें भी बता देना, अंकल से हम पूछ लेंगे। तो अब चेन सीक्वेंस बन रही है, देखा कैसे सीक्वेंस बन रही है? यहाँ पे देखो 234A का इंटरेस्ट आया, यहाँ 234B आया और यहाँ 234C आया। ए रिटर्न नहीं फाइल किए थे, बी एंड सी एडवांस टैक्स नहीं दिए थे, आ गया ना, एडवांस टैक्स नहीं दिए तो इंटरेस्ट, तो 234A B C इंटरेस्ट है जो रिटर्न के और एडवांस टैक्स के लिए। एफ भी आया यहाँ पे, एफ किसके लिए? फाइन अगर रिटर्न नहीं जमा किए तो। कैसा लगा? दिस चार्ट विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इनकम टैक्स। कैसा लगा ये बताओ? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हुई?
तो नाम क्या है तुम्हारा? डेफिनेशन previous year आ गया. Previous year is the year in which income accrue, and the next year we are going to compute that income and pay the tax. That is called assessment year. aha 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 अब आया चार्जेबिलिटी. ओह, अब हम चार्जेबिलिटी में पहुंच गए. हाँ बेटा, हम लोग चार्जेबिलिटी में पहुंच गए. अच्छा, ढंग से सुनना, ढंग से सुनना. अभी हीरो बनना है ना आपको, ढंग से सुनना, ढंग से. ये कौन? ये अपना नारायण. कौन है ये अपना नारायण? ठीक है, चलो. नारायण, नारायण is an employee of रिलायंस. हो सकता है, यस हो सकता है. नारायण owns a house. और नारायण ने उसको लेट आउट कर दिया. उसको रेंट आ रहा है 5 लाख. ठीक. एम्प्लॉय ऑफ रिलायंस है, उसको वहां से मिल रहा है 6 लाख. हो सकता है ऐसा भी. नारायण, मान लो नारायण सीए है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, सीए है. तो नारायण ने सीए में प्रैक्टिस चालू कर दी. नारायण जी सीए इन प्रैक्टिस. या फिर नारायण ने, हो सकता है, गारमेंट बिजनेस स्टार्ट कर दिया. और दोनों नारायण नहीं कर सकता, प्रोफेशनल एथिक्स अलाउ नहीं करता. या तो आप प्रैक्टिस करो सीए बन के, या फिर आप बिजनेस करो, कुछ भी कर सकता है. नारायण के पास ओन्स गोल्ड, सिल्वर, एक्सेट्रा. यानी कि नारायण के पास कुछ कैपिटल एसेट है, और नारायण उनको बेच रहा है. कैसा है सिचुएशन? अब ध्यान से देखो. नारायण एम्प्लॉय ऑफ रिलायंस और 6 लाख रुपए मिलते हैं. यानी कि नारायण की ये इनकम जो है वो इनकम अंडर द हेड सैलरी. व्हेन आई राइट अंडर द हेड, मतलब अंडर द हेड. सैलरी, एम्प्लॉय तो सैलरी हुआ ना. क्यों सैलरी हुआ? क्योंकि बताऊंगा. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन. नारायण ने के पास एक घर है जिसको नारायण लेट आउट किया, रेंट हुआ. अपने बोल सकते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. ओके सर. नारायण ने सीए बन के प्रैक्टिस कर दी, तो प्रोफेशन, या फिर गारमेंट्स का बिजनेस खोल दिया.
बिजनेस। तो यहां से जो आएगा उसे हम कहेंगे इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। देख रहे हो भाई, उसके पास गोल्ड है, सिल्वर है, शेयर्स है, मकान है, ट्रांसफर कर दिया। जब ट्रांसफर कर दिया तो इसका मतलब कैपिटल एसेट को बेचा। उसने किसको बेचा दोस्त? उसने कैपिटल एसेट को बेचा। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। एसेट बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा। नारायण दिवाली के दिन मेरे साथ बैठा हो, समझ गया ना, पाचपत्ती या फिर नारायण डड़ा डड़ा घड़ा डड़ा घड़ा डड़ा। तो अदर्स जैसे विनिंग, बैंक में पैसा जमा कर दिया, बैंक इंटरेस्ट। जैसे इक्विटी में किया तो डिविडेंड, कहीं से आपको गिफ्ट मिल गया, इसे हम कहेंगे इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा आपको। पता है क्या है? ये सेक्शन 15 to 17 है सैलरी। ये सेक्शन 22 to 27 है हाउस प्रॉपर्टी। बिजनेस एंड प्रोफेशन है सेक्शन 28 to 44। ये जो है सेक्शन 45 to 55, और ये है सेक्शन 56 to 59। कहाँ पे छोड़ा था मैंने उस समय आपको? मैंने आपको कहाँ पे छोड़ा था? 14, मैंने बताया नहीं 14। उसके बाद मैं कहाँ ले आया? ध्यान से देखो, मैं तुम्हें ले आया सेक्शन 15 to 17, हाउस प्रॉपर्टी 22 to 27, 28 to 44 बिजनेस एंड प्रोफेशन, दिस इज कैपिटल गेन एंड दिस इज अदर सोर्स। कहने का मतलब ये है, ये 5 फिंगर इनकम टैक्स इज फॉलोइंग दिस 5 फिंगर रूल। ये 5 फिंगर देख रहे हो, ये इसको कहते हैं मुट्ठी। ऐसे पकड़ लो मुट्ठी। क्या कहते हैं? मुट्ठी। तो ये 5 फिंगर रूल, इनकम टैक्स में 5 इनकम होती है, 5 हेड्स होते हैं। पहला, ये देखो फिंगर ऐसे याद रखना, ये पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, सबसे बड़ा फिंगर है, सबसे बड़ा चैप्टर बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन। जब इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो वो अंगूठा छाप। ठीक उसी तरीके से जब इनकम, सैलरी नहीं है, एचपी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, कैपिटल गेन है, तो अंगूठा छाप। क्या करें? लगा दो अंगूठा, अदर सोर्स। ये 5 फेड्स को जब जोड़ोगे तो इसे कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस, यही 5 को जोड़ने से ग्रॉस आ गया। क्या इस पर टैक्स देंगे ना? यहां से तुम दो के दान दक्षिणा, जैसे किसी ट्रस्ट को दे दिया, किसी टेम्पल को दे दिया, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री योजना में दे दिया, एलआईसी करवा लिया, मेडिक्लेम कर, ऐसे कहते हैं डिडक्शन। तो ग्रॉस से डिडक्शन खाएगा, मुट्ठी थोड़ी ढीली हो जाएगी, उसे कहते हैं नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम। उसी के ऊपर आपको टैक्स देना, ये टैक्स का स्ट्रक्चर है। ये चार्जेबिलिटी तक है। तो चार्जेबिलिटी का मतलब, इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं, 5 तरीके की इनकम होती है। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेज का रिलेशनशिप क्या है? अगर पेयर और पे का रिलेशनशिप क्या है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो कहां लेके जाओगे? सैलरी। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, कहां लेके जाओगे? एचपी। डेटर्स क्रेडिटर, ट्रेडिंग लाइबिलिटी, रेवेन्यू, बिजनेस ऑन प्रोफेशन। ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, देन कैपिटल गेन। और इसको छोड़ के कहीं पे जाओ तो अदर सोर्स। बताओ बताओ, सेक्शन देख रहे हो? वादा किया था निभाना पड़ेगा। ग्रॉस टोटल इनकम आएगी पंडा, बस ग्रॉस टोटल इनकम चार्ट बनाऊंगा। अरे ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दी, तो पूरा चार्ट बनेगा इसी का, स्टेटमेंट फॉर्म में। ग्रॉस से आपको क्या करना है? डिडक्शन लेना है। डिडक्शन लेके जो इनकम बचेगी उसको टैक्सेबल इनकम कहेंगे, उसी के ऊपर टैक्स देंगे। मजा आया?
तो मैंने कृष्णा को 5 लाख रुपए दिए, मैंने कृष्णा को 5 लाख रुपए दिए। बोला अच्छा। अब मैंने कृष्णा से पूछा, अच्छा कृष्णा मैंने तुमको 5 लाख रुपए दिए? बोला हाँ दादा आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए। ओ देवजीत आ गया, ओ मेरा भाई आ गया। तो व्हेन आई आस्क्ड कृष्णा कि कृष्णा एक काम करो, तुम मुझे बताओ ये 5 लाख रुपए जो मैंने तुमको दिए उसका वो कौन सी इनकम है? तब कृष्णा बोला सर आपने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा पूछूंगा तो सही, तो पहले मैं पूछूंगा अब आप बताओ। मैंने कहा पूछो। कृष्णा ने कहा आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए, ये कौन से इनकम है, सैलरी, एचपी, बीपी, सीजी, मुझे नहीं पता, मेरे क्वेश्चन का जवाब आप दो। मैंने कहा बोलो। कृष्णा ने पूछा ऐसे स्टाइल में, हम आपके आपके हैं कौन, हम आपके आपके हैं कौन, हम आपके आपके हैं कौन, हम आपके आपके हैं कौन। अरे चुप हो जा रे, 4 बार पूछ रहा है, इसके आगे कुछ आता? बोला नहीं तुम मेरे इंप्लॉय हो। तब मैंने कहा कृष्णा तुमने पूछा ना हम आपके हैं कौन, तो तुम मेरे इंप्लॉय हो। मैंने मैं इंप्लॉय, सैलरी। तुम मेरे लैंडलॉर्ड हो, तुमने मकान भाड़े पे दिया इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं। अरे हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। वो तुमने मुझे कंसल्टेंसी दी थी ना, प्रोफेशन, तुम वो बिजनेस के तुमने जो सामान बेचा, तुम्हारा जो स्टॉक था, पेन पेंसिल ये सब जो स्टॉक था, कपड़े थे, बिजनेस, वो तुमने गोल्ड सिल्वर बेचा था ना, गोल्ड सिल्वर, वो मकान शेयर्स बेचा था, कैपिटल ऐसे कैपिटल गेन। और हम लोग जब दिवाली की रात को जुआ खेले थे, 5 लाख रुपए हार गया, वही पैसे तो तुमको दिए हैं अदर सोर्स। तो देने वाले लेने वाले के बीच का रिलेशन आपको पता है ना, आप हेड अपने आप सजा लोगे। हाँ, तो सामने वाला हमेशा आप भी अपने मन में गुनगुना, हम आपके आपके हैं कौन, तो आंसर आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा? देने वाले लेने वाले के बीच में क्या रिश्ता? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, सैलरी। देने वाले लेने वाले के बीच में क्या रिश्ता? लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, हाउस प्रॉपर्टी। देने वाले लेने वाले के बीच में क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स, ट्रेडिंग लायबिलिटी, बिजनेस। देने वाले लेने वाले के बीच में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो इसलिए। और तिवारी ये वो सब उधर चला गया। टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, वो आता है ना आजकल, क्या ड्रीम 11, ये सब कहाँ चला गया? अदर सोर्स। ये रिश्ता क्या कहलाता है? देवजीत लिख लिया बच्चा? उफ, और सेक्शन भी देखो, आप देखो फिर से देखो। सेक्शन 1 नेम एक्सट्रैक्ट एंड एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 प्रीवियस ईयर, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर, सेक्शन 4 चार्जेबिलिटी, आ गया चार्जेबिलिटी 5 हेड्स, ठीक है ना। सेक्शन 5 इंसिडेंट, सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 7 डीम टू रिसीव, सेक्शन 8 डिविडेंड, सेक्शन 9 डीम टू अक्रू, सेक्शन 10 एग्जम्पशन, 11 12 ट्रस्ट एंड 14। चलो फिर आ जाओ, सेक्शन 15 टू 17 सैलरी, सेक्शन 22 टू 27 हाउस प्रॉपर्टी, 28 टू 44 बिजनेस एंड प्रोफेशन, 45 टू 55 कैपिटल गेन, 56 टू 59 अदर सोर्स। तुमको तो मैंने इंट्रोडक्शन बोला, मैं तो तुमको आज ही याद दिला दूंगा, आज ही याद करा दूंगा सारे सेक्शन। नेक्स्ट आ जाओ। असेसमेंट ईयर अभी हमारा क्या चल रहा है? 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24। ए बाबा अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि तुम ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर, मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूं, वेरी स्मॉल एडुकेटर, ठीक, सबसे कोई ज्यादा कुछ है नहीं, तो बस तुम मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो। तो अगर अच्छा लगे तो डंके की चोट पे कहना अच्छा है, बुरा लगे तो वो भी डंके की चोट पे कहना बुरा है। प्यानी सर को ज्वाइन मत करना, दोनों जो भी होगा डंके की चोट पे करना, मन से करना, खराब और अच्छा दोनों दिल से बोला कर, ठीक है। तो दादा को भी थोड़ा बड़ा बनने का इच्छा है, मैं भी चाहता हूँ मैं भी थोड़ा नाम कमा लूँ, तो बस
तुम मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, अगर हो सके तो कहीं गलती हो तो बता देना, ठीक है ना? कहीं गलती हो तो बता देना फैमिली की तरह, हाँ सर यही बताइए, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक हो रही होगी मुझे बता देना, तब हो सकता है आपके आशीर्वाद से मैं बड़ा टीचर बन जाऊँ। अच्छा, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम। वो पांडा तुमने पूछा था ना वो स्टेटमेंट, पर इतना बता सकता हूं जो अभी मैंने आपको सिखाया ना, अभी जो मैंने सिखाया ना, लोग 15-20 क्लास में भी नहीं सीखते हैं, मैं इतना आपको बोल सकता हूँ। अभी जो मैंने सिखाया आपको, लोग 15-15 क्लास तक भी नहीं सीखते हैं, और वो लोग सोचते हैं टैक्स ही है, टैक्स ही है, नहीं। तो असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम, आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करो नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में कैसे कंप्यूट करोगे, कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट रिप्रेजेंट करेगा वो देखो। देखो दोस्त, पहली इनकम, इनकम अंडर द हेड सैलरी, ओके, यही था ना फर्स्ट इनकम, इनकम अंडर द सैलरी। नेक्स्ट, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। नेक्स्ट, इनकम, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। याद रखना, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। 15 to 17, 22 to 27, 28 to 44, 45 to 55, 56 to 59। 5 ईयर्स हो गए, यहीं पे खत्म हो गया। नहीं अभी पिक्चर मेरे दोस्त बाकी। इसके बाद एक चैप्टर आएगा क्लबिंग ऑफ इनकम। बेटे की इनकम बाप के बाबूजी के हाथ में हो जाएगी, वाइफ की इनकम हो जाएगी। ये क्लबिंग ऑफ इनकम एक प्यारा सा इंडिविजुअल को लेके एक चैप्टर है, क्लबिंग ऑफ इनकम। एक चैप्टर आएगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। भूख लगी है तो एडजस्ट करना है, और इनकम नहीं है तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करनी है। ये चैप्टर ये बताएगा आपको। दिस विल स्टार्ट विद सेक्शन 62, 65 एंड दिस इज 70 to 80। आगे इसे क्या कहते हैं सर? बेटा इसे हम कहते हैं, ये दो चैप्टर को हम कहते हैं स्पेशल प्रोविजन। ये स्पेशल प्रोविजन है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। 60 to 60 है, देखो पूरा चेन सिस्टम बना दिया मैंने आपका। इसको हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या कहते हैं इसको? ग्रॉस टोटल इनकम। इसे शॉर्ट वर्जन में हम लोग कहेंगे जीटीआई। अभी पंडा ये देख बेटा, जीटीआई आ गया। यहां से आप क्लेम करोगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। खत्म हुआ तो अब ये 80C से चालू होगा। C2U किसको देख रहे हो? आपको। C किसको देख रहे हो? U। 80C to 80U।
ये जो फाइनली निकल के आया इसे हम कहते हैं नेट इनकम, NI। इसका मतलब टैक्सेबल इनकम, ठीक है। और सी इनकम पे आपको टैक्स देना है। सोच के बताओ कैसा लगा। स्पेशल प्रोविजन का मतलब है, जैसे क्या होता है ना, कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे माइनर बच्चा है, माइनर बच्चे की इनकम जो होती है माइनर तो टैक्स नहीं देता है, तो उसके पेरेंट्स के हाथ में जुड़ जाते हैं, जुड़ने को कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। वहां कुछ प्रोविजन है, सेक्शन 60, 61, सेक्शन 62, सेक्शन 63, सेक्शन 64, सबसेक्शन 1, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 2, क्लॉज 4, क्लॉज 6, क्लॉज 7, क्लॉज 8, 64 1 एंड सेक्शन 64 2। जैसे माइनर की इनकम किसके हाथ में जाएगी? पेरेंट्स के हाथ में। वाइफ, वाइफ को मैंने कुछ पैसे दिए, वहां से उसने कमाया, वो किसके हाथ में जाएगी? मैंने किसी को एक एसेट ट्रांसफर कर दिया, उसके लाइफ टाइम तक ले जाओ, तुम एंजॉय करो जब तक जिंदा हो, तो वो सारे प्रोविजन क्लबिंग के हैं। और सेटअप का मतलब ये होता है पंडा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी, ठीक है ना, आपको भूख लगी तो आप सबसे पहले कहां जाओगे? अपने घर में खाना खाने जाओगे, अपने घर में खाना खाए। फिर भी हो सकता है आपकी भूख शांत नहीं हुई, तो आपने नारायण को फोन कर लिया, अपने दोस्त को, यार मैं कुछ खाने आ जाऊं? मैंने कहा आ जाओ, ठीक है ना, आ जाओ। तो नारायण के घर में खाना खा लिया, फिर भी भूख नहीं मिटी, रात हो गई, तो घर पे आए, 2-3 बोतल पानी पिया, पेट में चद्दर बांधा और सो गए। फिर अगले दिन अपने घर में खाना बना के खाए, मैगी लेके आए, तो उसी को कहते हैं सेटअप। भूख का मतलब क्या होता है दोस्त? लॉस। खाने का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ है, मान लो आपके 2 बिजनेस है, बिजनेस 1 और बिजनेस 2, बिजनेस 1 में लॉस हो गया, बिजनेस 1 में लॉस हो गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? बिजनेस 2 में प्रॉफिट है, अपने घर में, बिजनेस का ही हेड है ना, 2 बिजनेस है, 1 एंड 2। 1 में लॉस हो गया, भूख लगी, दूसरे में खाना है, पहले अपने घर में एडजस्ट कर लो। फिर भी भूख नहीं मिटी, तो ऊपर कई सारे तुम्हारे मित्र है, सैलरी है, HP है, कैपिटल गेन, वहां जाके एडजस्ट कर लो, सेट ऑफ करो। नहीं हुआ तो अगले दिन, मतलब अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले साल अपने घर में एडजस्ट कर लेना। उस चैप्टर को कहते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। यस देवजीत, 80C में कुछ नहीं होता है, ये डिडक्शंस के सेक्शन। जैसे तुमने देखा होगा देवजीत, LIC प्रीमियम होता है, मेडिक्लेम होता है, या प्राइम मिनिस्टर का कोई स्कीम होता है उसमें दे दिया, जैसे पेंशन स्कीम होती है, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे जो बेनिफिट्स है ना, PPF है, RPF है, सुपर एनुएशन फंड है, ये सारे बेनिफिट्स, कई सारे बेनिफिट है जो आप डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट करते हो, टैक्स प्लानिंग करते हो, तो वो टैक्स प्लानिंग 80C to 80U में आती है। तो उस टैक्स प्लानिंग से आपकी इनकम क्या होगी? कम जाएगी, जो बचेगी नेट इनकम बचेगी। ठीक है देवजीत? बोलो, चलिए, ओके है, बस आज के लिए पहला लेक्चर इतना ही काफी है। अब आपको ये लग रहा होगा, अब आपको लग रहा होगा क्या, कि सर ने तो केवल 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज पढ़ा है। मैंने आपको क्या कहा? दिस 5 पेज इज इक्विवेलेंट टू 10 और 15 लेक्चर्स ऑफ एनी अदर एडुकेटर, आई बेट। 15-15, 20-20 लेक्चर में भी सर लोगों को सेक्शन तो छोड़ो, पूरे सिलेबस में सेक्शन याद नहीं आता है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखेंगे? ठीक है, फिर अपने कब मिलेंगे? अपने सर बहुत जल्दी मिलेंगे। कब? डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू वेरी मच। जैसा भी लगा फीडबैक जरूर शेयर करना, पर्सनली बताना आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है?